नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आमला शासकीय महाविद्यालय की जन भागीदारी की अध्यक्ष एवं फायर ब्रांड नेता मुक्ता ढोलेकर जी मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हर समस्या को बुलंदियों के साथ उठाने का प्रयास करती हैं। छात्र राजनीति का इनको लंबा अनुभव रहा है। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद बैतुल वाणी का और बैतुल वाणी की पूरी टीम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। मुक्ता जी ये बताएं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? अपन राजनीति की बात बाद में करेंगे। जी। पहले आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? क्या करते हैं? हुँ। आप इसमें कैसे आए राजनीति में? तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा-सा बताइए। मैं एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। इसमें मेरे पिता श्री जेकिशोर ढोलेकर अपने एयरफोर्स आमला में सरकारी कर्मचारी हैं। जो मेरी मम्मी है वो एक हाउसवाइफ है। 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरे परिवार ने मुझे हमेशा मेहनत, परिश्रम यही सब के लिए प्रेरणा दिया है और एक आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये छोटा-सा मेरा मध्यवर्गीय परिवार। आपके राजनीतिक सफर में आने की रुचि कैसे पैदा हुई? क्यों आए आप इसमें? जी। इसके बारे में कुछ बताइए, किसी से इंस्पायर हुए आप, क्या हुआ? कोई प्रेरणा स्रोत रहा है आपका जिसने आपको ये राजनीति में लाया हो? इनके बारे में। मुझे ऐसा राजनीति में आने का ऐसा कुछ था नहीं, मैं हमेशा पढ़ाई में रही हूँ। महाविद्यालय में जब गई मैं, तो वहाँ पर 2017 में छात्र संघ चुनाव हुआ। उस चुनाव में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर मैं निर्विरोध विजय प्राप्त हुई अध्यक्ष पद के लिए। फिर मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और उससे जुड़ने के बाद में मैंने आगे काम किया। मुझे संगठन ने लगातार अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी। जैसे मुझे पहले जिला छात्रा प्रमुख बनाया। जिला छात्रा प्रमुख में मुझे जिला का प्रतिनिधित्व करने को मिला। विद्यार्थियों के लिए मैंने हमेशा संघर्ष करती रही। छात्र हित में काम किया मैंने हमेशा और ऐसा काम देखते हुए संगठन ने मुझे दूसरी ज़िम्मेदारी दी, विभाग छात्र प्रमुख। लगातार 2 बार विभाग छात्र प्रमुख भी बनी मैं और मुझे कामों में अच्छा लगने लगा। मैं विद्यार्थियों के लिए हमेशा हित में काम करने लगी और जितनी समस्या है उनकी समस्या सुनी और समस्या सुन के हमेशा उनका समाधान भी किया। फिर मैं प्रांत स्तर पे गई तो मुझे प्रदेश कार्यकारिणी भी सदस्य 2 बार बनाया गया। फिर प्रदेश में मैंने प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद लगातार मेरे प्रवास वगैरह चलते रहे और अलग-अलग घरों में भी जाकर मैंने उन लोग के विचार जाने और उनकी विचारधारा से भी मैं जुड़ी और जितने विद्यार्थियों की हमेशा समस्या रही है, तो वो समस्या को मैंने समझा भी हूँ। लगातार जैसे कि मैंने मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम कराए, गाँव-गाँव पाठशाला अभियान चलाया है। महिला सशक्तिकरण के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। तो वो चीज़ मैंने विद्यार्थियों के लिए हमेशा उनके हित में काम किया है। जितने जैसे कि हम मान सकते हैं बैतूल जिले में सबसे बड़ी समस्या थी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जोड़ना। वो आंदोलन, वो प्रदर्शन मैंने इतने लगातार किए और एक दिन हमें सफलता भी मिली। तो मेरा राजनीतिक सफ़र भी यही था और मुझे इससे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं छात्र हित में ऐसे हमेशा काम करती रह रही हूँ और मुझे जनता की सेवा करना, राष्ट्र में काम करना यही सब चीज़ें पसंद है। आपके बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ती थी, जी, वहीं आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रही हैं जी। और अभी वर्तमान में वहीं जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष भी हैं। कैसा महसूस करती हैं आप? मुझे महसूस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं जिस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी हूँ, जिस टीचर्स लोग से मैंने अपनी शिक्षा ली हूँ और वही महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के बाद में मुझे सरकार ने एक जनभागी समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया और मैंने विद्यार्थियों के लिए हमेशा इतना काम किया है वहाँ पर लगातार। महाविद्यालय में कभी प्रवेश द्वार नहीं था, तो मैंने प्रवेश द्वार बनवाया, वहाँ पर सीसी रोड का निर्माण करवाया, 6 करोड़ की लागत में मैंने वहाँ पे महाविद्यालय बनवाया। जिसमें अपने 12 अतिरिक्त कमरे हैं और मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया और महाविद्यालय में हमेशा काम करने के लिए वो आए। ऐसे लगातार मेरे बहुत सारे काम चलते हैं जैसे कि महाविद्यालय में मैंने सरस्वती प्रतिमा स्थापित करवाई हूँ वाटर कूलर लगवाए हैं और प्रोजेक्टर से विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है। पहले क्या था कि शिक्षक पढ़ाते थे और विद्यार्थी पढ़ते थे, पर आजकल ये होता है कि विद्यार्थियों को देखकर चीज़ें पढ़ना और समझना बहुत अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्टर लगवाए हैं। ऐसे कई काम हैं गाड़ी रखने के लिए शेड बनवाए हैं। मतलब महाविद्यालय को मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट भी करवा के दिए। तो मेरा संघर्ष ऐसे लगातार चलता आ रहा है और उसके साथ में फिर मुझे संगठन ने अलग ज़िम्मेदारी भी दी। अभी मैं
वन नेशन वन इलेक्शन की प्रदेश सदस्य भी हूँ। तो ऐसे काम चल रहा है मेरा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। राजनीति में ये कहा जाता है कि महिलाओं का शोषण होता है, अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति में, आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ कि महिलाओं का इस राजनीति में शोषण होता है। महिलाएँ जागरूक हैं और वो आत्मनिर्भर हैं। उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना आता है। हम देख सकते हैं अभी शिक्षा और सामाजिक स्तरों पे भी देखें तो ग्रामीण, शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएँ राजनीतिक स्तर में आगे बढ़ती जा रही हैं। अपने यहाँ केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पे भी देखो तो महिलाएँ आगे बढ़ रही है और आजकल तो महिला राजनेताओं को भी रोल मॉडल के रूप में भी हम देखा जा रहे हैं। तो महिलाएँ का शोषण तो हम नहीं मान सकते इस चीज़ में, क्योंकि महिलाएँ हर विभागों में भी आगे बढ़ रही है। पुलिस वाला विभाग रहे तो उसमें भी महिलाएँ, स्पोर्ट्स के इसमें क्षेत्र में देखें तो महिलाएँ आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो महिलाएँ आगे हैं। तो ये हम नहीं मान सकते कि महिला का शोषण हो रहा है राजनीति में। आप ये मानते हैं कि राजनीति कहीं न कहीं पुरुष प्रधान है, यहाँ महिलाओं को वो तवज्जो नहीं मिल पाती है जो पुरुषों को मिल पाती है? हाँ, ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि राजनीति पुरुष प्रधान देश ज़रूर मतलब पुरुष प्रधान ज़रूर है, पर महिलाएँ अपना निर्णायक खुद लेती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अपने विभागों में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जैसे विभागों में आजकल महिलाएँ कर रही निर्णय। अपने निर्मला सीतारमण जी हो गई और राष्ट्रपति भी हैं। हाँ, अपने राष्ट्रपति भी है। तो इतनी सारी महिलाएँ जो है वो निर्णायक भूमिका में आ चुकी है। तो हम ये चीज़ नहीं मान सकते कि आज ये पुरुष प्रधान है राजनीति, क्योंकि महिलाओं को हम हमेशा देख रहे हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपने अधिकारों में आवाज़ उठा रही है। तो हम नहीं मान सकते ये चीज़ को। मुक्ता जी ये बताएँ कि आज युवाओं को हम देखते हैं तो वो नौकरी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं या जी। व्यवसाय की तरफ भाग रहे हैं। क्या कारण है कि वो राजनीति में आना पसंद ही नहीं कर रहे हैं? क्या राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि युवाओं का रुझान इसके तरफ नहीं हो पा रहा है? नहीं इसके हम बारे ये में चूँकि आप भी जी, युवा हो, जी। तो आप बताएँ इसके बारे में क्या नहीं, ये चीज़ नहीं है कि युवा राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कई युवा ऐसे हैं कि जो राजनीति में है भी और युवाओं को थोड़ा-सा ये लगता है कि इसमें अवसर कम है और संघर्ष ज़्यादा है। इस कारण वो राजनीति में कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं। पर यदि हम राजनीति में सेवा का माध्यम लाएँ, तो युवा हमेशा आएँगे आगे और राजनीति में अपना सफ़र करेंगे। तो नहीं, ये चीज़ नहीं मान सकते हम कि युवा राजनीति को गलत समझते हैं। आपके आमला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने काफ़ी प्रयास किए थे और उन्होंने मेहनत भी करी थी, ये बात अलग है कि उनको टिकट नहीं मिली। आपको क्या लगता है उनके बारे में? अगर वो लड़तीं तो क्या जीत जातीं? ऐसा है कि भारत में अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है और वो यदि राजनीति में सेवा भाव से आती हैं, तो उन्हें ज़रूर है कि मुझे अच्छा लगा कि महिला एक आगे आई है और महिला के इस रूप में उन्होंने चुनाव के लिए टिकट भी माँग माँग की है और यदि वो सेवा भाव से आना चाहती है, तो राजनीति में उनका स्वागत होना चाहिए। आप छात्र संघ से राजनीति में पदार्पण हुआ था आपका और समय-समय पे सिर्फ़ छात्र की समस्या ही नहीं, आप ज्वलंत मुद्दे भी बड़ी दमदारी से उठाते रहते हैं। क्या इसको लेके आप पे कभी कोई प्रेशर या दबाव भी आया है, पक्ष-विपक्ष या किसी और का? जी हाँ, ये मैं मान सकती हूँ अभी मैं विद्यार्थी परिषद में जब थी, तो मैंने कई प्रदर्शन, कई आंदोलन मैंने बहुत सारी चीज़ें करी जिसमें मुझे बहुत दबाव देखने को भी मिले हैं। बट मैं एक युवा हूँ और मैं छात्र हित के लिए हमेशा काम करती हूँ और छात्र हित में ही मेरा काम करने का हमेशा रहा है। तो मुझे जितने भी दबाव आएँगे सामने, तो मैं उस दबाव को उससे आगे बढ़ते हुए जाऊँगी और छात्र हित में हमेशा ही काम करूँगी मैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जितने दबाव आना चाहिए आए और मुझे और भी अच्छा है कि उससे प्रेरणा मिलती है कि यदि मुझे दबाव आ रहे हैं तो मैं उससे कैसे लड़ सकती हूँ, कैसे काम कर सकती हूँ छात्र हित में और छात्रों के लिए। तो ये मेरे लिए ठीक। क्या कारण है कि आपके समय में जब एबीवीपी हुआ करती थी, तो वो समस्या को उठाती थी उस परिषद ने हमेशा छात्र हित में ही काम किया है और छात्रों के लिए ही लड़ी है वो। जैसे अभी हम बहुत सारी समस्या देख सकते हैं कि छात्रों को विद्यालय में, महाविद्यालय में इतनी सारी समस्या का सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद ही हमेशा आगे आई है। वो जिले की बात रहे या अपने विभाग की बात रहे या प्रांत स्तर तक की बात रहे, तो हमेशा विद्यार्थियों के लिए हमेशा विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई लड़ी है और उनके संघर्षों के लिए काम किया है और उस चीज़ का समाधान भी किया है। और विद्यार्थी परिषद ने हमेशा छात्र हित में काम किया है।
मैं उदाहरण दे सकता हूँ जी। कि पालकों के साथ अभद्रता करी है, टीचरों के साथ अभद्रता करी है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? और शायद एलएफएस स्कूल का मामला था, आपके नॉलेज में भी आया होगा और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ था, जो बैतूल में इनने किया था। जी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर विद्यार्थी परिषद को लड़ना भी पड़ता है। अब विद्यार्थी परिषद आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेंगी तो काम तो वैसे भी नहीं चलने वाला है। तो वो स्कूल की बात रहे या महाविद्यालय की बात रहे, तो विद्यार्थी परिषद पेरेंट्स से भी यदि लड़ना रहे उनको, यदि उनके छात्र हित की बात है, तो वो बिल्कुल पेरेंट्स से भी लड़ेंगी और महाविद्यालय, विद्यालय के टीचर स्टाफ से भी लड़ेंगी। आप बहुत अच्छे से जवाब दे रही हैं, है ना? और बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रही हैं, बिल्कुल एक राजनीतिज्ञ की तरह। आपको राजनीति में लाने वाले गुरु कौन थे, जिन्होंने आपका इसमें राजनीति में प्रवेश कराया? उनके बारे में कुछ बताइए। मैं राजनीति में ज़रूर आई हूँ, पर मुझे इसके लिए सिर्फ़ घरवाले के अलावा मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, क्योंकि घरवालों को ये चीज़ लगी, मेरे पिता को, माता को ये चीज़ लगी कि ये जनता की सेवा कर सकती है, राष्ट्र हित में काम कर सकती है, तो इसे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आई हूँ कि राष्ट्र हित के लिए मैं कैसा काम कर सकती हूँ, उनके लिए कैसे कार्य कर सकती हूँ। और ये मान सकते हैं हम कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो शिक्षा, सामाजिक के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और उनके लिए उन्होंने काम किया है, तो मैं उनको भी प्रेरणा का स्रोत मान सकती हूँ। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत तो स्वामी विवेकानंद जी है ही। आप पे ये आरोप है कि आप राजनीति अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए करती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने राजनीति में आने आने से ऐसा नहीं है कि मैं व्यवसाय के लिए राजनीति में आई हूँ और मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ और मुझे घरवाले ने हमेशा आत्मनिर्भर ही बनाया है। मैं अपना खुद का एक व्यवसाय चलाती हूँ, पैथोलॉजी लैब है मेरी खुद की और मैं राजनीति में व्यवसाय के लिए नहीं आई हूँ। मेरे को हमेशा समाज के लिए, जनता के लिए काम करना है, तो मैं उसके लिए ही राजनीति में आई हूँ, ना कि कोई व्यवसाय करने के लिए। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार है। महँगाई दिनों-दिन बढ़ते जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ महँगी होती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महँगाई से निपटने के लिए सरकार ने इतने सारे योजनाएँ निकाली है। जैसे कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात करें, तो लोगों को रहने के लिए घर की सुविधा हो रही है। आयुष्मान भारत की बात करें, तो उसमें भी मतलब इतने सारी चीज़ें, उन्होंने इतनी योजनाएँ निकाली है। 5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री। हाँ, 5 लाख तक का उपचार फ्री भी दिया है। घर-घर अपने यहाँ इतनी चीज़ें, जैसे कि छात्रों की बात करें, तो उनके लिए पोस्ट मैट्रिक निकाली है, पढ़ाई के लिए आवागमन के लिए निकाली है कि आने-जाने में यदि विद्यार्थियों को असुविधा होती है, तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति है। गाँव की बेटी की है, तो उसके लिए छात्रवृत्ति है। सुकन्या योजना निकाली है। बहुत सारी इतनी योजनाएँ हैं, जो जनता के लिए निकाली, जिससे उनको राहत का भी सामना करना पड़ रहा है। सीएम राइस स्कूल के माध्यम से बस भी संचालित की जा रही है, जी, जी, जिससे कि जी। उनको लाया जा रहा है। सरकार ने इतनी योजनाएँ निकाल दी है कि आजकल जनता देखो तो एकदम राहत से रह रही है और कुछ गुंजाइश की तो हमेशा रहती है जनता रहती है। की। क्या कारण है कि भाजपा सरकार में जिसके बदौलत भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, लाडली बहना योजना। जी। आज लाडली बहनाओं के नाम धीरे-धीरे काटे जा रहे हैं। वो पोर्टल बंद है जिसमें नई बहनों को जोड़ने की प्रोसेस होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि लाडली बहना को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। देखिए सरकार ये है कि लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। पहले हम देख रहे थे कि उन्हें 1250 रुपए देकर उनको आगे बढ़ाया, उसके बाद में 1500 रुपए कर दिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि 2028 तक ये धीरे-धीरे बढ़कर 3000 तक भी आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने इस चीज़ को हटाना चाहा है। तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ महिलाएँ अभी इसमें और ऐड हो जाएँगी, पर हटाने के चांसेस तो नहीं है इसमें कि महिलाओं को हटाया जा रहा है। एसटी, एससी जो वर्ग है, इसका ये आरोप है कि भाजपा आरक्षण को हटाना चाहती है, जबकि इसके लिए कई आंदोलन भी हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है कि एसटी-एससी आरक्षण हटना चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है हमसे कि एसटी-एससी को हटाना चाहिए। आप खुद देख रहे हो कि हमारे राष्ट्रपति महोदय कुछ एक एसटी है, एक महिला के तौर पे कर रही है ये काम। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये चीज़ नहीं चाहा है कि एसटी-एससी आरक्षण हटना चाहिए।
जबकि संविधान के तहत हम देख रहे हैं कि उस मुद्दे को कोई हटा नहीं सकता, भले वो कोई भी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी आए या कांग्रेस आए या कोई सरकार आ जाए, कोई आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। आप आमला का एक चर्चित चेहरा बनते जा रही हैं और बन भी गई हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 2028 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें विधायक पद की दावेदार मुक्ता ढोलेकर नजर आएंगी। अब मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वपल्ली है। यदि वो चाहेंगी कि मैं जनता की सेवा करने के लिए यहाँ सामने उतरूँ तो मैं बिल्कुल आऊँगी। टिकट मिले या नहीं मिले उससे कोई वो नहीं है, पर मैं जनता की सेवा हमेशा पहले भी करती थी और अब भी करना चाहूँगी। आगे वो राष्ट्र हित में मेरा काम है तो मैं उसको हमेशा ही करूँगी। आमला विधानसभा, चूंकि आप वहां के निवासी भी हैं, आमला विधानसभा के लिए आपका क्या विजन है? क्या क्या होना चाहिए यहाँ जी। पर जो नहीं है? आमला के लिए तो मेरा बहुत सारा, जैसे सबसे पहले तो रोजगार का बात करूँगी। मैं खुद युवा हूँ, तो हम युवाओं को देख रहे हैं रोजगार के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। तो आमला में सबसे पहले कुछ रोजगार के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद में सड़कें तो हमारे विधायक जी ने कई काम किए भी है, सड़कें का निर्माण भी करा है, पर जहाँ-जहाँ छूट गई है वहाँ पर भी हम कुछ काम करेंगे। आमला को उस लेवल पे लेकर आएँगे जब बैतूल तक का तो हम थोड़ा कवर करेंगे कि जिले के बराबर तो हमारा आमला भी आ जाए। तो हमें ये काम करने। और छात्रों को लेके और क्या सुविधा आमला में होना चाहिए? क्योंकि आप जन भागीदारी के अध्यक्ष भी हैं, कॉलेज में और क्या फैसिलिटी होना चाहिए जो वर्तमान में नहीं है और इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? महाविद्यालय में तो अभी छात्रों के लिए एक आवास योजना के तहत हमें एक हॉस्टल का निर्माण करवा रहे हैं। पहले भी ये हॉस्टल था, पर हम उसको और अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। साथ में महाविद्यालय में जो छात्र-छात्रा है, यहाँ पर सिर्फ बीएससी तक ही सीमित है वो। तो मैं यही चीज़ कर रही हूँ, अभी एमएससी का मेरा प्रयास चल रहा है कि एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए हम क्या कर सकते हैं छात्रों के लिए। तो यही काम कर रही हूँ। मुक्ता जी, आप युवा मोर्चा की अध्यक्ष पद की भी दावेदार हैं क्या? इसकी भी काफी चर्चा चल रही थी। और अगर ऐसा होता है तो आप पहली ऐसी महिला होंगी जो युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनेंगी। हाँ, ये कुछ न्यूज़ आई थी कि जिला अध्यक्ष के पद के लिए मेरा नाम गया था। पर भारतीय जनता पार्टी अब जो निर्णय लेंगी वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। यदि वो चाहती है कि मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद के लिए सही हूँ, तो यदि वो नाम देंगी मेरा तो बिल्कुल मैं उसमें काम करना चाहूँगी और युवाओं के लिए तो हमेशा कर ही रही हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। आमला में बहुत सारी सुविधाएं जो कि छिन चुकी हैं, जैसे बेस किचन की हम बात करें, हुँ। चाहे रेलवे के लोको सेट की बात करें, वो भी खत्म हो चुका है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। ये वापस ये सुविधाएं क्षेत्रवासियों को मिल सके, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर योगेश भंडारी जी ने इसके लिए प्रयास भी किया है और इसका लेटर भी हमने अपने यहाँ प्रदेश में गया हुआ है। उसके लिए लगातार काम चल रहे हैं और वो काम जल्दी ही कंप्लीट होगा और आम लोग को अच्छा एक रेलवे मिलेगा। मुक्ता जी, आपने समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने पूरी बात दमदारी के साथ रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।